अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट जारी है और इसमें पाकिस्तान के तकरीबन सारे ही बड़े प्लेयर जो कि खासकर व्हाइट बॉल के प्लेयर्स हैं, T20 के प्लेयर्स हैं, ओडीआई के प्लेयर्स हैं, वो शरीक हैं। और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कोच माइक हैसन, इन सब की नजरें इस टूर्नामेंट पे इस लिहाज से गड़ी हुई हैं कि यहाँ से पाकिस्तान ने अपने T20 और ओडीआई के जो कुछ मिसिंग स्पॉट्स हैं उनके लिए टीम सिलेक्शन भी करनी है। यानी ऐसी स्लॉट जिनके लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट अभी तक भी डिसाइसिव नहीं है, अभी तक भी कंफ्यूज्ड है कि इन स्लॉट्स पे किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए, उनके लिए ये टूर्नामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 प्लेयर ऐसे हैं जिन पर खास कर नजर रहेगी इस टूर्नामेंट में, उनकी परफॉर्मेंसेस पे, जिनमें से पहला नाम जो है वो साइम अयूब है। क्योंकि साइम अयूब बेसिकली तो जो पहले पाकिस्तान में आमतौर पर फॉर्मेट मिक्सिंग का कल्चर है उसी का शिकार हुए हैं। T20 में साइम अयूब कभी भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए, उन्हें बहुत ज्यादा चांसेस दिए गए T20 में और वो मुसलसल फेल रहे। क्योंकि अभी तक साइम अयूब की बैटिंग का टेम्पलेट जो हमने देखा है वो ये है कि अगर वो आते ही हिट करने की कोशिश करते हैं तो उनसे हिटिंग हो नहीं पाती, बट थोड़ा सा सेट होके वो निस्बतन बेहतर खेलते हैं। यही वजह है कि ओडीआईज में जब हम साइम अयूब को देखते हैं तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में 100 की हुई है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट किया हुआ है। ओवरऑल उनकी जो ओडीआई एवरेज है वो 50 के करीब है, स्ट्राइक रेट 100 के करीब है। इससे ज्यादा आपको एक ओडीआई बैट्समैन से क्या चाहिए है। लेकिन T20 में एवरेज 20 से भी गिर जाती है, स्ट्राइक रेट 120 से भी गिर जाता है। यही वजह है कि फिर वहां पर जाके पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी T20 परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें वनडे से भी ड्रॉप कर देती है। तो अब चूंकि ये बड़ी टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ पर साइम अयूब के पास चांस है कि वो दोबारा से लोगों को रिमाइंड करवाएं, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को रिमाइंड करवाएं कि साइम अयूब के लिए ओडीआई फॉर्मेट कितना सूटेबल है और वो इसके लिए पाकिस्तान टीम में आके क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साइम अयूब के साथ साथ एक और प्लेयर, क्योंकि देखिए फखर जमान ने तो पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करनी है, शायद फरहान को पाकिस्तान ने लास्ट 2 सीरीज भी उनसे परफॉर्म हुआ नहीं है, इसलिए अभी सिलेक्शन कमेटी शायद ओडीआई की हद तक फरहान को कंसीडर नहीं करती होगी। लेकिन फखर के साथ दूसरी स्लॉट के लिए ऑप्शन क्या हो सकते हैं? एक ऑप्शन साइम अयूब हो सकता है और दूसरा ऑप्शन मास ताकत हो सकता है, क्योंकि मास ताकत ने अभी ओडीआई खेले हैं बांग्लादेश में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वहां पर उन्होंने स्पार्क्स दिखाया है, उन्होंने कुछ ग्लिम्पसेस दिखाए हैं कि वो वनडे में पाकिस्तान को पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। क्योंकि हमने फखर जमान के बारे में भी ये देखा है कि नॉर्मली वो भी थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो अगर पाकिस्तान को पहले 10 ओवर में एक तेज खेलने वाला प्लेयर चाहिए जो 10 ओवर में आके 50-60 की इनिंग्स खेल सके और पाकिस्तान को ओवरऑल 10 ओवर में 75-80 रन दिला सके, तो उस अप्रोच के लिए मास ताकत सबसे सूटेबल है। लेकिन स्कोर करना इंपॉर्टेंट है, फॉर्म दिखाना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर वो फॉर्म दिखाते हैं, रन करते हैं, तो आपको आगे आने वाले दिनों में मास ताकत पाकिस्तान के लिए फखर जमान के साथ ओपनिंग करते हुए कंसिस्टेंटली वनडेज में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में भी पाकिस्तान को मसाइल हैं, जैसे कि बाबर आजम या साथ में गाजी गौरी कीपर तो खेलेंगे, लेकिन फिर आगा अगर खेलते हैं तो इवन देन 1-2 स्लॉट बीच में मिडिल ऑर्डर की खाली है, और खासकर वो स्लॉट जहां पे नंबर 6 पे आके बैटिंग करनी होगी, थोड़ा एक्सीलरेट करना होगा। और उसके लिए भी 2 बैट्समैन हैं जो कि लाइन में है, उनमें एक हसन नवाज है। हसन नवाज को जब वेस्ट इंडीज में चांस दिया गया था तो वहां पे वो मैन ऑफ द मैच बने थे। टोटल उसके बाद 2-3 वनडेज देके उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। हसन नवाज भी उसी फॉर्मेट मिक्सिंग का शिकार हुए हैं जिसका साइम अयूब शिकार हुए हैं। आप उनको T20 मुसलसल खिलाते हैं, T20 में उनसे डिलीवर नहीं हो पाता। हालांकि T20 में भी वो उस तरीके से फेलियर नहीं रहे जिस तरीके से मोहम्मद हारिस या साइम अयूब रहे थे, लेकिन स्टिल उनको कम चांसेस देकर ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि एक प्लेयर जो कि डेथ ओवर्स में एज अ पिच हिटर आ रहा है, वो आके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी उसने बीच में कुछ इनिंग्स 15-20-25 हैंडी तेज रन की खेली थी। लेकिन चलो अगर आप T20 की हद तक उन्हें फेलियर मान भी लेते हैं तो स्टिल ओडीआईज में वो फेलियर नहीं थे, लेकिन वहां उन्हें ड्रॉप किया गया। अब दोबारा से उनके पास भी चांस है कि वो यहाँ पे, जैसे कि पहले मैच उन्होंने 50 की भी है, आगे जाके अगर वो कंसिस्टेंटली मिडिल ऑर्डर में स्कोर करते हैं तो दोबारा से सिलेक्शन कमेटी को याद आ सकता है कि हाँ ये भी एक बैट्समैन है जो कि हमारे नंबर 6 का सोल्यूशन हो सकता है। फिर इसी स्लॉट के लिए एक और बैट्समैन हैदर अली। हैदर अली ने कुछ दिन पहले एनसीए में अपना जो टेस्ट दिया था उसमें वो कामयाब नहीं हो सके थे और उसकी वजह से उन्हें वार्न किया गया था कि उन्हें एशियन गेम के स्क्वाड से भी ड्रॉप किया जा सकता है। अब वो खेल तो रहे हैं, यहाँ पर अगर वो रन करते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि उन्हें दोबारा एक जो टेस्ट देने का चांस दे दिया जाए एशियन गेम से पहले, क्योंकि अभी कुछ दिन का टाइम है और वो स्क्वाड में चले भी जाए। लेकिन यहाँ पहले उनको रन करने होंगे। रन करने के बाद उन्होंने एक आधी 40 की इनिंग खेली है, रन करने के बाद फिर उन्हें यो देना पड़ेगा, फिटनेस क्लियर करनी पड़ेगी और जाएंगे। लेकिन बहरहाल चूंकि वो ऑलरेडी माइक हैसन की गुड बुक्स में रहे हैं और अब भी हैं, तो इसलिए उनके पास भी चांस है कि वो यहाँ परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं। और 5वां और आखिरी नाम एक फास्ट बॉलर नसीम शाह, क्योंकि नसीम शाह का ये है कि मैं अगर
ओवरऑल देखूं पाकिस्तान के जो सीनियर फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन हो या हारिस हो या बाकी बॉलर्स हो, तो स्टिल मुझे नसीम के अंदर उन सब के मुकाबले में स्किल ज्यादा लगती है, कंसिस्टेंसी ज्यादा लगती है, लेंथ अच्छी हिट करते हैं और मेंटली स्ट्रांग है, मैच विनर है, सिचुएशन को मैच की अवेयरनेस है। लेकिन अगेन इन सारी चीजों के साथ फॉर्म भी दिखानी होगी। पहले मैच में बड़ा जबरदस्त स्पेल किया, अगर हर मैच में इसी तरीके से कंट्रोल से बॉलिंग करते हैं तो नसीम शाह की भी पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में वापसी हो सकती है।